हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोगों को याद करवाने वाला हूं सेबी टेकोर कोड की सारी रेगुलेशन। सेबी टेकोर कोड में टोटल 35 रेगुलेशन है और उन सारी रेगुलेशन के जो रेगुलेशन नंबर हैं वो हम लोग कई बार भूल जाते हैं और एग्जाम में नहीं लिख पाते। अगर आप टेक ओवर आपके एग्जीक्यूटिव में भी है या टेक ओवर आपके फाइनल में भी है, अगर आप टेक ओवर के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है और अगर उसका आंसर रेगुलेशन नंबर के साथ लिखते हैं तो डेफिनेटली आपके नाम मार्क्स बहुत बढ़ जाएंगे और एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सेबी टेकोर कोड का जब भी क्वेश्चन आए तो उसको अटेम्प्ट करें विद द रेगुलेशन नंबर। अब वो सारी रेगुलेशन नंबर आज मैं आपको याद करवाने वाला हूं और वो रेगुलेशन नंबर एक एक करके देखते रहिएगा। टोटल कितनी रेगुलेशन है कि आपको पता है? टोटल 35 रेगुलेशन है सेबी टेकोर कोड में और सारी रेगुलेशन हम एक एक करके पढ़ेंगे, याद करेंगे, पीछे पीछे बोलते जाइएगा सो दैट आप लोगों को याद हो जाए। सबसे पहली आएगी रेगुलेशन नंबर 1 और रेगुलेशन नंबर 1 आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज इसमें टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी लिखी हुई है। रेगुलेशन नंबर 2 में डेफिनेशंस है और मैं आपको बताना चाहता हूं वैसे तो सेबी टेकोर कोड में बड़ी सारी डेफिनेशन है लेकिन एग्जाम के लिए जो रेगुलेशन नंबर है, आज की क्लास का फोकस सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन नंबर पे है। मैं कोई आपको प्रोविजन नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, सिर्फ रेगुलेशन नंबर याद करवाने जा रहा हूं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने सेक्शंस याद करवाए थे आप लोगों को कंपनीज एक्ट के, उसी तरीके से आज सिर्फ रेगुलेशन याद करवा रहा हूं सेबी टेकोर कोड की। तो प्रोविजन कुछ नहीं बता रहा हूं, प्रोविजन तो आपको सारे पढ़ने हैं। आज का सिर्फ मेन फोकस है कि रेगुलेशन नंबर याद हो जाए। मैंने बोला वैसे तो रेगुलेशन 2 डेफिनेशन से डील करती है सेबी टेकोर कोड की और बड़ी सारी डेफिनेशन है लेकिन कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जिसके रेगुलेशन नंबर याद होने चाहिए एंड उसमें से है दैट इज एक्वायरर। एक्वायरर का जो आई वुड से जो रेगुलेशन नंबर है वो है 21A। उसके बाद है कंट्रोल। कंट्रोल की डेफिनेशन लिखी हुई है 21E के अंदर, ये रेगुलेशन नंबर याद होनी चाहिए। फिर PAC, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, और उसका जो रेगुलेशन नंबर है वो 21Q है। फिर है टारगेट कंपनी 21Z। फिर है आइडेंटिफाई डेट 21K और एंटरप्राइज वैल्यू 21H। वैसे तो बड़ी सारी डेफिनेशंस हैं तो डेफिनेशन सारी पढ़नी है लेकिन रेगुलेशन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुके हैं तो ये डेफिनेशन नंबर याद होने चाहिए। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन नंबर 3 जहां से टेक ओवर ट्रिगर होता है। और रेगुलेशन 3 आप सबको ही पता है कि 4 पार्ट में डिवाइड है, ये चारों की चारों सब रेगुलेशन याद होनी चाहिए। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। 3.1 अगर आप कभी भी 25% का लेवल टच करेंगे, 25% वोटिंग राइट एक्वायर करेंगे तो आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा। 3.2 अगर आप 25 से 75 के बीच में हैं एंड एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5% वोटिंग राइट एक्वायर करते हैं तो आपको फिर ओपन ऑफर देना पड़ेगा, दैट इज 26% का। 3.3 अगर एक्वायरर और PAC के बीच में ट्रांसफर हो रहा है और कोई व्यक्ति इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना 3.1, 3.2 का लेवल क्रॉस कर रहा है। और 3.4 अगर कोई प्रमोटर शेड्यूल 20 ऑफ ICDR रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, दोबारा अगर कोई प्रमोटर शेड्यूल 20 ऑफ ICDR रेगुलेशन ऑफ 2018 के अकॉर्डिंग अगर शेयर होल्डर से शेयर परचेज करता है और वो 3.1, 3.2 के लेवल को टच करता है तो ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ओपन ऑफर, उसे ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलेशन 4 अगर आप शेयर परचेज नहीं भी कर रहे हो, वोटिंग राइट एक्वायर नहीं कर रहे लेकिन अगर आपके पास कंट्रोल आ रहा है तो आपको कंट्रोल पे भी ओपन ऑफर देना पड़ेगा। रेगुलेशन 4 इज ऑल अबाउट कंट्रोल। रेगुलेशन नंबर 5 इनडायरेक्ट एक्विजिशन एंड अगर इनडायरेक्ट एक्विजिशन 2 पार्ट में डिवाइड है, 5.1, 5.2। 5.1 में दे रखा है रेगुलेशन 5, सब रेगुलेशन 1 में लिखा है मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन, याद करो मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन। 5.2 में लिखा हुआ है 3 ऐसे केसेस जहां पे इनडायरेक्ट एक्विजिशन विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्विजिशन। और आप सबको पता है कि सेबी टेकोर को डायरेक्ट एक्विजिशन पे अलग तरीके से लगता है, इनडायरेक्ट एक्विजिशन पे अलग तरीके इसके प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। तो 5.1 में क्या लिखा हुआ है? द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्विजिशन। 5.2 में क्या लिखा है? 3 ऐसे केस 5.2A, 5.2B, 5.2C जहां पे इनडायरेक्ट एक्विजिशन को ट्रीट किया जाएगा एज अ डायरेक्ट एक्विजिशन। रेगुलेशन नंबर 6 वॉलंटरी ऑफर। रेगुलेशन 7 ऑफर साइज। रेगुलेशन 8 ऑफर प्राइस। याद करें रेगुलेशन 7 ऑफर साइज, रेगुलेशन 8 ऑफर प्राइस। रेगुलेशन 9 मोड ऑफ पेमेंट। एक्वायरर जब एक्वायर करेगा शेयर तो कंसिडरेशन किस तरीके से पे करेगा? 5 तरीके हैं। फर्स्ट लिस्टेड इक्विटी शेयर अपना या PAC का, लिस्टेड कन्वर्टेबल डिवेंचर अपना या PAC का, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर अपना या PAC का, कैश या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 4। तो दैट इज अ मोड ऑफ पेमेंट। रेगुलेशन नंबर 9। रेगुलेशन 10 बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन केसेस के अंदर अगर एक्वायर फॉल कर गया तो यू आर एग्जेम्प्टेड, आपको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा रेगुलेशन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, लिख लीजिएगा। दिस रेगुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक एक रेगुलेशन, एक एक प्रोविजन रेगुलेशन 10 का आना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे केसेस हैं अगर आप उन केसेस में फॉल कर जाते हैं तो आपको ओपन ऑफर देने से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। रेगुलेशन 10 अगर आप रेगुलेशन 11 अगर आप रेगुलेशन 10 में फॉल नहीं कर रहे हो एंड यू अप्लाई टू द सेबी की हमें टेक ओवर कोड से एग्जेम्पशन दे दो, तो सेबी की मर्जी है, सेबी आपको ओपन ऑफर से एग्जेम्पशन दे सकता है, सेबी टेक ओवर कोड के प्रोविजन से एग्जेम्पशन दे सकता है। रेगुलेशन 12
जब भी कोई एक्वायर ओपन ऑफर देगा तो उसे एक मैनेजर टू ओपन ऑफर अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसे मर्चेंट बैंकर बोला जाएगा। रेगुलेशन 12। रेगुलेशन 13, ये ध्यान से सुनिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट एंड डीपीएस। पब्लिक अनाउंसमेंट, पीए इज पब्लिक अनाउंसमेंट, डीपीएस मतलब डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। रेगुलेशन 13 में लिखा है कि पब्लिक अनाउंसमेंट कब देनी है, डीपीएस कब देनी है। तो मैं आपको बता दूं, ओपन ऑफर स्टार्ट कहां से होता है, जब आप पेमेंट करते हैं। एंड कब होता है ओपन ऑफर, जब आप ओपन ऑफर स्टार्ट कब होता है, जब आप पब्लिक अनाउंसमेंट देते हैं। और ओपन ऑफर एंड कब होता है, जब आप पेमेंट करते हैं। तो इन दैट वेरी सिचुएशन पब्लिक ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि पब्लिक अनाउंसमेंट और डीपीएस कब देना पड़ेगा। तो मैं बता दूं रेगुलेशन 13 के अकॉर्डिंग, वैसे तो डायरेक्ट एक्विजिशन के लिए अलग है, इनडायरेक्ट एक्विजिशन के लिए अलग है। अभी हम बस रेगुलेशन नंबर याद कर रहे हैं और हम वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोविजन, तो बस आप सिंपली सुन लीजिएगा। ओपन ऑफर जब आप एक्वायर और एग्री टू एक्वायर करेंगे, दैट इज 25% और मोर, तो सर आपको उस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा और उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको डीपीएस देनी पड़ेगी। इज दैट ओके? और अब जब हमने रेगुलेशन 13 में ये पढ़ी लिया है टाइमिंग ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट एंड डीपीएस, तो सर एक बार ओपन ऑफर प्रोसेस देख लेते हैं कि ओपन ऑफर प्रोसेस चलता कैसे है। सबसे पहले जिस दिन एक्वायर एग्री टू एक्वायर करेगा तो उसे पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी, उसके 5 दिन के अंदर उसे डीपीएस देनी पड़ेगी। अगले 5 दिन के अंदर अंदर ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को फाइल करना पड़ेगा। सेबी 15 दिन में चाहे तो कमेंट दे सकता है। कमेंट के अगले 12 दिन के अंदर अंदर ओपनिंग ऑफ टेंडरिंग पीरियड आ जाएगा, दैट इज ओटीपी। 10 दिन में सीटीपी होगा, दैट इज क्लोजिंग ऑफ टेंडरिंग पीरियड। और अगले 10 दिन में एक्वायरर शेयर होल्डर को पेमेंट दे देगा जिससे उसने शेयर एक्वायर किए हैं। एक चीज़ हम हमेशा बोलते हैं कि ओपन ऑफर स्टार्ट कब होता है। ओपन ऑफर, हाँ जी, वैन ओपन ऑफर स्टार्ट। सर ओपन ऑफर कब स्टार्ट होता है, जब आप पीए देते हैं। और सर ओपन ऑफर एंड कब होता है, जब आप पेमेंट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, पीए टू पेमेंट, पीए से ओपन ऑफर स्टार्ट होता है, पेमेंट पे ओपन ऑफर एंड होता है, और पीए टू पेमेंट इज कॉल्ड ऑफर पीरियड। ऑफर पीरियड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज ऑफर पीरियड, तो हम बोलेंगे पीए टू पेमेंट इज अ ऑफर पीरियड। इज दैट ओके विद यू? अच्छा, और जो ये ओटीपी और सीटीपी के बीच में इसे बोला जाता है टेंडरिंग पीरियड। क्या बोला जाता है? टेंडरिंग पीरियड। इट इज अ पीरियड इन विच शेयर होल्डर टेंडर देयर शेयर टू द एक्वायरर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर पीरियड एंड द टेंडरिंग पीरियड, तो आप इससे डिफरेंस बता सकते हैं। अगेन आई वुड से आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोविजन टुडे, बिकॉज हमारा फोकस सिर्फ आज किसके ऊपर है, दैट इज ऑन द रेगुलेशन नंबर। लेकिन थोड़ा सा ये आया तो मेरा मन किया कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। तो रेगुलेशन 13 इज ऑल अबाउट व्हाट, टाइमिंग ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट एंड डीपीएस। और रेगुलेशन 14 न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। एक्वायरर जब ओपन ऑफर देगा तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट उसे प्रिंट करवानी पड़ेगी 4 न्यूज़पेपर में, इंग्लिश, हिंदी, जहाँ पे टारगेट कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो 4 न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ छपेगी। और जो पब्लिक अनाउंसमेंट दी जाएगी उसके कंटेंट क्या क्या होंगे वो रेगुलेशन 15 में लिखा है। और ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर आप सेबी को फाइल करोगे तो सेबी को कैसे फाइल करोगे, कितने दिन में फाइल करोगे, रेगुलेशन 16 में लिखा है। और आप सबको पता होना चाहिए, जब एक्वायरर टेक ओवर करता है तो उसे एस्क्रो अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और एस्क्रो अकाउंट 3 तरीके से पेमेंट दी जा सकती है। एस्क्रो अकाउंट में 3 तरीके से पेमेंट डाली जा सकती है, कैश में, सिक्योरिटी के फॉर्म में, बैंक गारंटी के फॉर्म में। तो रेगुलेशन 17 इज ऑल अबाउट एस्क्रो अकाउंट, लिख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन। रेगुलेशन 18 जनरल प्रोसीजर है। रेगुलेशन 19 कंडीशनल ऑफर। क्या कोई एक्वायर कंडीशनल ऑफर दे सकता है? आंसर इज यस। काउंटर ऑफर या फिर कंपीटिंग ऑफर, कुछ भी बोल सकते हैं। रेगुलेशन 20। रेगुलेशन 21 स्पेशल बैंक अकाउंट। और मैं आपको बता दूं, एक्वायरर को 2 अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं, एक दैट इज एस्क्रो अकाउंट और दूसरा स्पेशल अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट का पर्पस होता है सिक्योरिटी क्रिएट करना, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो यू नो वेरी वेल। और स्पेशल बैंक अकाउंट का पर्पस होता है पेमेंट करना। तो 17 को पढ़ा जाता है मिलाकर किससे, रेगुलेशन 21 से। रेगुलेशन 22 टाइम फॉर कंप्लीटिंग द एक्विजिशन। जब आपने एग्री टू एक्वायर किया था, एक्वायरर ने जब एग्री टू एक्वायर किया था, तो वो एग्री टू एक्वायर वाले शेयर कितने दिन में आप खरीद लोगे, ये रेगुलेशन 22 में लिखा है। क्या एक्वायरर ओपन ऑफर देने के बाद विड्रॉ भी कर सकता है? यस, ये रेगुलेशन 23 में लिखा हुआ है। क्या एक्वायरर ने टारगेट कंपनी को ओपन ऑफर दे दिया तो जब तक ऑफर पीरियड चलेगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले ऑफर पीरियड क्या होता है, तो क्या बच्चों एक्वायरर ऑफर पीरियड के दौरान टारगेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है? आंसर इज यस या नो? आंसर जनरली नो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पे बन भी सकता है। ये सारी बातें रेगुलेशन 24 में लिखी हैं। रेगुलेशन 25, रेगुलेशन 26, 27 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और रेगुलेशन 25 एक्वायरर की क्या ऑब्लिगेशन है, टारगेट कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन है, मर्चेंट बैंकर की क्या ऑब्लिगेशन है, आसान से प्रोविजन है। तो 25, 26, 27, 28। अब रेगुलेशन 1 से 27 किससे डील करती थी? ओपन ऑफर से। और रेगुलेशन 28 से 31 किससे डील करती हैं? डिस्क्लोजर से। तो रेगुलेशन 28 दैट इज डिस्क्लोजर रिलेटेड प्रोविजन, कि जब भी कोई एक्वायरर डिस्क्लोजर देगा तो आपको रेगुलेशन 28 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। रेगुलेशन 29 इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर। रेगुलेशन 30 कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। रेगुलेशन 29 इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर कब
वो समय आएगा कि आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अच्छा, डिस्क्लोजर किस चीज़ का, कि मैंने इतनी शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली है, तो दैट इज समथिंग इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर। और कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर हर ईयरली एंड में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो 29 रेगुलेशन इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर, रेगुलेशन 30 कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर, रेगुलेशन 31 दैट इज स्पेशली डिस्क्लोजर बाय द प्रमोटर। और इस रेगुलेशन 31 में अमेंडमेंट भी आएंगे। तो रेगुलेशन 31 की कहाँ कहाँ प्रमोटर को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। रेगुलेशन 32 सेबी के पास कुछ पावर है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है पेपर में। क्या सेबी के पास भी पावर है कि वो कुछ डायरेक्शन इशू कर सकता है? आंसर इज यस। क्या वो सेबी एक्वायरर अगर कुछ गलत करेगा उसके ऊपर कुछ पेनल्टी ठोक सकता है? आंसर इज यस। रेगुलेशन नंबर 33, टेक ओवर कोड बनाया किसने? सेबी ने। तो टेक ओवर कोड को पढ़ते वक्त अगर कुछ दिक्कतें आएंगी समझने में तो उसे उन डिफिकल्टी को कौन रिमूव करेगा? दैट इज सेबी। और रेगुलेशन 34, सेबी टेक ओवर कोड आने के बाद बड़ी सारी दूसरी जगह अमेंडमेंट आई है, दूसरे लॉज में अमेंडमेंट आई है, तो वो अमेंडमेंट कहाँ कहाँ आई है वो रेगुलेशन 34 बोलता है। रेगुलेशन 35, सेबी टेक ओवर कोड 2011 आने के बाद सेबी टेक ओवर कोड 1997 रिपील हो गया है, तो दैट इज रेगुलेशन 35। प्रैक्टिकली स्पीकिंग लास्ट के 3 रेगुलेशन नॉट फॉर द एग्जाम, ये पूछी नहीं जाती हैं, इनका कोई मतलब भी नहीं है। तो रेगुलेशन 33, 34, 35 दैट्स नॉट फॉर द एग्जाम। तो टोटल मिला के कितनी रेगुलेशन हो गई आप मुझे बताओ? टोटल मिलाकर सेबी टेक ओवर कोड में अगर मैं बोलूँ आपसे कितनी रेगुलेशन हो गई, तो टोटल 35 रेगुलेशन है। टोटल कितनी रेगुलेशन है बच्चों? 35 रेगुलेशन है। और आई वुड से दैट इज रेगुलेशन 1 2 रेगुलेशन दैट इज 1 to 27 basically deal with the open offer, 28 to 31 deal with the disclosure, and that is the last one that is 32 to 35 basically I would say the miscellaneous regulations. तो that is the some regulation number and I'm telling you रोज सुबह उठकर 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट ये वीडियो अगर आप देख लें तो सारी रेगुलेशन सेबी टेक ओवर कोड की आपको याद हो जाएंगी, पेपर में लिख पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो बस यही पर्पज़ था इस वीडियो का। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वो डिस्कस इन द नेक्स्ट